रोशनी, अब तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। सब तेरे लिए लड़का देख रहे हैं और तू है कि 8-9 बजे बिस्तर से उठ रही है। मम्मी, क्या आप भी सुबह सुबह ज्ञान दे रही हो? सोने तो दो कम से कम। क्या करें, अब तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। चल अब बिस्तर छोड़ और मेरे साथ खाना बनाना सीख। ना, मैं नहीं बना रही खाना वाना। आप प्लीज जाइए ना यहाँ से। रोशनी की बातों से निराश होकर निशा वहाँ से चली जाती है। निशा, तुम रोशनी को घर का कामकाज क्यों नहीं सिखाती? अगर यही हाल रहा फिर तो 2 दिन में उसके ससुराल वाले उसे यहाँ छोड़कर चल देंगे। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ उसे घर की जिम्मेदारियाँ सिखाने की, लेकिन वो मेरी सुने तब ना। आप तो जानते ही हैं ना कि वो कितनी जिद्दी है। हमें निशा के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना होगा जिसका भरा पूरा परिवार हो। सास ससुर से लेकर जेठ जेठानी देवर ननद सब हो। यहाँ ना सही, लेकिन शादी के बाद उसे वहाँ अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जरूर होगा। कुछ दिनों के बाद रोशनी का परिवार उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देता है और एक दिन चिराग नाम का लड़का रोशनी को देखने अपने परिवार के साथ उसके घर पहुंच जाता है। देखिए भाई साहब, मैं पहले ही आपको बता देती हूँ, हमारा परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए अगर आपकी लड़की हमारे घर की जिम्मेदारियाँ बिना ना नुकुर के उठा सकती है तभी हम ये रिश्ता पक्का करेंगे। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है बहन जी। हमारी रोशनी आपके पूरे परिवार को बैठे बैठे खिला सकती है। इतनी जिम्मेदार है मेरी बेटी। अगर ऐसी बात है फिर तो हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर चट मंगनी पट ब्याह के बारे में क्या ख्याल है? हाँ हाँ बिल्कुल, शादी में देर किस बात की। 3 हफ्ते बाद ही शादी का शुभ योग है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम इनकी शादी भी 3 हफ्ते बाद ही करा देते हैं। अरे हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। इस तरह दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों बाद रोशनी की शादी चिराग से करा दी जाती है। शादी के बाद, बहू इनसे मिलो, ये है तुम्हारी दादी सास, ये बड़ी सास और बड़े ससुर, ये तुम्हारे जेठ, ये जेठानी, ये दोनों तुम्हारे देवर और ये इस परिवार की सबसे छोटी बेटी सिमरन, यानी कि तुम्हारी ननद है। परिवार में इतने सारे लोगों को देखकर रोशनी का सर चकरा जाता है। वो अपना सर पकड़ लेती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, ये किस जन्म का बदला लिया है आपने मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा था आपका जो आपने मुझे ऐसा परिवार दिया? बेटा, किस सोच में पड़ गई तुम? और कितने लोग हैं आपके परिवार में? बस हम इतने ही लोग हैं बेटा, ज्यादा लंबा परिवार नहीं है हमारा। अब इससे लंबा और कितना बड़ा परिवार होगा आपका? ये ससुराल कम चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है। कुछ कहा क्या तुमने बेटा? नहीं मम्मी जी, वो मैं बहुत थक गई हूँ, तो क्या अब मैं सोने जा सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं बहू। चिराग, बहू को अंदर कमरे में लेकर जा। जी माँ। चिराग रोशनी को अंदर कमरे में लेकर जाता है। चिराग, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अलग रहना है। ये तुम क्या बोल रही हो रोशनी? अभी तो आई हो तुम और अभी अलग होने की बात कर रही हो। परिवार वालों को पता चलेगा तो कितने दुखी होंगे वो लोग। मुझे नहीं मतलब किसी से, और इसे तुम परिवार कहते हो? ये परिवार कम कोई गली मोहल्ला ज्यादा लग रहा है। रोशनी, अभी तुम नई हो इस परिवार में, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा लग रहा है। कुछ दिन में आदत हो जाएगी तुम्हें। चिराग की बात सुनकर रोशनी अपना सर पकड़ लेती है। आपको समझाना तो दीवार में सर पटकना है। मैं सो रही हूँ, लाइट ऑफ मत करना, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। इतना बोलकर रोशनी बिस्तर पर लेट जाती है। रोशनी को देखकर चिराग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो भी पैर पटकते हुए बिस्तर के दूसरे कोने में अपना मुंह मोड़कर सो जाता है। अगले दिन, देवरानी जी, आप उठ भी जाइए, सुबह के 6 बज चुके हैं। सोने दो ना मम्मी, क्यों परेशान कर रही हो? देवरानी जी, मैं आपकी मम्मी नहीं जेठानी हूँ। सुबह सुबह क्या मजाक है मम्मी? इतना कहकर रोशनी अपनी आंखें मसलते हुए उठती है और अपनी जेठानी को देखकर चौंक जाती है। दीदी, आप यहाँ? पिछले 1 घंटे से तुम्हें उठा रही हूँ, लेकिन तुम हो कि अब उठ रही हो? लेकिन अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं, आपने मुझे उठाया क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज तुम्हारे इस घर में पहली रसोई है, तो खाना आज तुम्हें ही बनाना होगा ना। क्या? मुझे पूरे मोहल्ले के लिए खाना बनाना पड़ेगा? नहीं रोशनी, तुम्हें पूरे मोहल्ले के लिए नहीं, सिर्फ परिवार के लोगों के लिए ही खाना बनाना है।
आपका परिवार किसी मोहल्ले से कम है क्या? कुछ कहा क्या तुमने? हाँ नहीं दीदी, आप चलिए, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। आरती वहां से चली जाती है, जिसकी थोड़ी देर बाद रोशनी भी रसोई में जाकर मजबूरी में सबके लिए खाना बनाने लगती है। पूरे 2 घंटे मेहनत करने के बाद उसका खाना बनकर तैयार होता है। वाह बहू, खाना तो बड़ा स्वाद बना है। सच में बहू, तुमने भले ही बहुत देर लगाई खाना बनाने में, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। आपके हाथों में तो जादू है देवरानी जी। मैं तो कहती हूँ अब से रोज आप ही खाना बनाया कीजिए, क्यों मम्मी जी? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। रोशनी, आज से रोज तुम ही खाना बनाना। ये सुनकर रोशनी चौंक जाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग रोशनी को शगुन का नेक देते हैं और फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। क्या यार रोशनी, इतना टेस्टी खाना बनाना जरूरी था क्या? अब फंस गई ना तू। ये सब माँ पापा की वजह से हो रहा है, उनके कारण मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। रोशनी गुस्से में अपने रूम में जाती है और अपनी माँ को फोन मिलाती है। मम्मी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने जानबूझकर मुझे इतने बड़े परिवार में भेजा है, जहाँ मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। हमने ये सब इसलिए किया ताकि तू अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीखे। अब मायके की तरह ससुराल में भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़ लेना। मुझे नहीं रहना माँ यहाँ। इस घर में जितने लोग हैं, उतने तो हमारे गली मोहल्ले में भी नहीं थे। माँ, मैं आपसे आपकी सारी बातें मानूंगी, पर प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। बिल्कुल नहीं, अब से वही तेरा सब कुछ है। वहां से भागने के बजाय अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना सीख। इससे हमें भी थोड़ी खुशी मिल जाएगी। माँ की बातों से निराश होकर रोशनी फोन काट देती है, जिसके बाद उसकी नजर नेक में मिले पैसों पर पड़ती है और वो फटाफट से बिस्तर पर बैठकर पैसे गिनना शुरू कर देती है। अरे वाह, ये तो पूरे 25,000 रुपए हैं। किसी ने भी 5100 से कम का नेक नहीं दिया। चलो अच्छा है, कुछ तो फायदा हुआ इतने बड़े परिवार में शादी करने का। अब इन सब पैसों से मैं अकेले शॉपिंग करूंगी, बहुत मजा आएगा। शॉपिंग के बारे में सोच सोच कर ही रोशनी अपने बिस्तर पर कूदने लगती है। उसे बिस्तर पर कूदता देख सभी लोग चौंक जाते हैं। भाभी, आप ऐसे क्यों उछल रही हो? छोटी बच्ची हो क्या? अपनी ननद की बात सुनकर रोशनी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। थोड़ी देर बाद रोशनी घर में बिना बताए शॉपिंग के लिए निकल जाती है और शगुन में मिले पूरे पैसों को शॉपिंग में उड़ा देती है। शाम में, देवरानी जी कहाँ गई थी आप? जानते हैं सब आपके लिए कितना परेशान हो गए थे। कम से कम आपको बताकर तो जाना चाहिए था ना। सॉरी दीदी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई। वैसे इतने सारे बैग किस चीज के हैं? तुम शॉपिंग करने गई थी क्या? हाँ दीदी, वो आज नेक में इतने सारे पैसे मिले थे ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन पैसों की शॉपिंग ही कर लूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। मम्मी, पापा, सिमरन, देवर जी, सब बाहर आइए। देखिए रोशनी हम सब के लिए क्या लाई है। रोशनी कुछ समझती उससे पहले ही वहाँ सब लोग आ जाते हैं। क्या हुआ आरती बहू, क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखिए ना माँ, रोशनी हमारे लिए शॉपिंग करके आई है। वो देखिए, रोशनी हम सब के लिए कितने कपड़े लेकर आई है। आरती की बात सुनकर रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। सच में भाभी, आप कितनी अच्छी हो। बेटा, हम सबके लिए तुझे खरीदारी करने की क्या जरूरत थी? अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तुझे अपने लिए लेना चाहिए था ना। एक काम कर, ये सारे कपड़े तू ही रख ले, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। चलो, कोई तो समझदार है इस घर में। वाह भाभी, कितनी सुंदर ड्रेस है। ये शॉर्ट ड्रेस मुझे पता है आप मेरे लिए ही लाए होंगे, है ना? इसे मैं रख लेती हूँ। माँ, रोशनी इतने प्यार से सबके लिए कपड़े लेकर आई है, हमें मना नहीं करना चाहिए। तू सही बोल रही है बेटा, उसका मन रखने के लिए मैं ले लेती हूँ 1-2 साड़ियाँ। रोशनी झूठी मुस्कान लिए खड़े होकर सब देखती रहती है। देखते ही देखते उसके लाए सारे कपड़े घर वाले आपस में बांट लेते हैं और अब सिर्फ एक रुमाल को छोड़कर उसके पास कुछ नहीं बचता। अब ये रुमाल भी क्यों छोड़ा, इसे भी ले ही लेते। इतने में ही सिमरन रोशनी को आवाज देती है। भाभी, वो गलती से रुमाल रह गया है, क्या वो मुझे मिल सकता है? रोशनी वो रुमाल भी सिमरन को दे देती है। इतनी मेहनत से मैंने ये सब कुछ लिया था,
लेकिन इन लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, कुछ भी नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद रोशनी का पति भी वहाँ आ जाता है। मैंने सुना है आज तुमने सभी के लिए खरीदारी की है। तुम मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई? बस फिर क्या था, इतना सुनते ही रोशनी का पारा हाई हो जाता है और वो चिराग को घूरने लगती है जिससे चिराग डर के मारे वहाँ से खिसक जाता है। हाय रे, फूटी किस्मत मेरी, जो ये जॉइंट फैमिली मेरे बेटे ऋतिक के साथ रहती थी। कुसुम के पति सुरेश काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे। एक दिन वो अपने घर आए और कुसुम के लिए बहुत सारी दवा लेकर आए। भाग्यवान, कहाँ हो तुम? अरे आ गए आप, इस बार बहुत दिनों में आए। और मैंने आपको जो घुटनों के दर्द की दवाई लाने के लिए कहा था वो तो लाए हैं ना आप? हाँ हाँ, तुमने जो भी कहा था वो सारी चीजें ले आया हूँ। बस आप एक गिलास पानी तो पिला दो। सुरभि, एक गिलास पानी तो लाना। सुरभि जल्दी से पानी लेकर आती है। सुरेश सुरभि के सर पर हाथ रखता है और उसका हालचाल पूछता है। बहू, ये तुम्हारी सास के लिए मैं कुछ दवाई लाया था, तुम देख लो ये दवा। तुम्हारी सास तो है भुलक्कड़, किसी और दवाई की जगह कोई और दवाई खा लेगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुरेश एक एक करके सुरभि को दवाई बताने लगा। देखो, यह घुटने के दर्द की दवा है, यह घुटनों के दर्द के लिए मालिश का तेल है, रोज रात को मालिश करनी है इससे। ये बीपी की दवा और ये कमर दर्द की। एक दवाई की शीशी हाथ में लेकर कहते हैं, लेकिन ये दवाई किस चीज की है? लगता है मेडिकल वाले ने गलती से दे दिया। सुरेश कुछ दिन अपने घर वालों के साथ रहता है और फिर शहर से बाहर चला जाता है। सुरभि रोज अपनी सास को दवाई दे देती है, लेकिन एक दिन वो घर के काम में बहुत व्यस्त होती है और अपनी सास को दवाई देना भूल जाती है। लगता है सुरभि को आज बहुत ज्यादा काम है। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही दवा ले लेती हूँ। अरे वाह, ये दवाई तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी सी और पी लेती हूँ। इस तरह कुसुम थोड़ी थोड़ी करके हंसते वाली दवाई की पूरी बोतल ही पी लेती है। माँ जी, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं, भैया का फोन आया था। क्या कहा, मायके वाले? अरे तो तू यहाँ क्यों खड़ी है? खाने में कुछ अच्छा सा बना ले। माँ जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? आप मेरे मायके वालों का मजाक तो नहीं बना रही हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ मजाक बना रही हूँ। मैं तो बस बता रही हूँ। माँ जी, आप झूठ भी बोलती हैं, आप अभी तो हंस रही थी। कुसुम हंसती ही रहती है। सुरभि वहाँ से चली जाती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सुरभि का भाई और सुरभि की माँ आते हैं। कुसुम उन्हें अंदर बिठाती है और अपनी सास को बुला लाती है। समधन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे? आंटी जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंस रही हूँ बेटा। जब कुसुम लगातार हंसे जा रही थी तो उन्हें इंसल्ट फील हुई और वे वहाँ से जाने लगे। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरभि की माँ जा ही रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो बहुत तेज गिरी। माँ, आप ठीक तो है? अरे बहन जी, आप ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप मुझसे पूछ रही हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हैं? बहन जी, पहले तो आप इतनी बदतमीज नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गया है आपको? माँ, आप ठीक तो है ना? अंदर चलिए, मेरे कमरे में आराम कर लीजिए। नहीं सुरभि, हम जा रहे हैं। हमें अपना मजाक और उड़वाने का शौक नहीं है। और सुरभि, तुम अपनी सास का इलाज कराओ। इस तरह सुरभि के मायके वाले चले गए तो सुरभि का गुस्सा चौथे आसमान पर था। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने मेरे भाई और मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपको उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो आप मुझसे बोल देती। इस तरह उनकी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं किया। अरे भला मुझे क्या पड़ी है जो तेरे घर वालों का मजाक उड़ाऊंगी? देखिए देखिए माँ जी, आप अब भी हंस रही हैं। आपसे तो बात करना ही बेकार है। सुरभि वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह सुरभि को बहुत तेज बुखार हो जाता है और कुसुम उसे आवाज लगाती हुई उसके कमरे में जाती है। सुरभि, सुरभि, क्या हुआ? अभी तक सो रही हो तुम? क्या हो गया?
माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। अच्छा ठीक है, ऋतिक को बुलाती हूँ। माँ जी, मुझे बुखार आ रहा है और आप हंस रही हैं। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ हंस रही हूँ। वो तो मेरी हंसी रोक ही नहीं रही है। माँ जी, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ और आप मुझ पर हंस रही हो। चले जाओ आप यहाँ से। बहू सुन तो सही। नहीं माँ जी, आप जाओ यहाँ से। अब तो आपके बेटे ही आपसे बात करेंगे और मैं पापा जी को भी बताऊंगी कि आजकल आप क्या कर रही हैं। जब ऋतिक घर आया तो सुरभि ने उसे सारी बात बताई। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर वो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का मजाक क्यों उड़ाएंगी? खैर अभी छोड़ो इस बात को, अभी तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी दवाई ले आते हैं। कुछ दिन में सुरभि ठीक हो गई। एक दिन ऋतिक को पता चला कि उसकी मौसी के बेटे राहुल की तबीयत बहुत खराब है, तो वो अपनी माँ और पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मौसी जी, कैसे हैं राहुल भैया? बेटी, इतने दिन हो गए मेरे राहुल को बीमार हुए, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। अरे छोटी, हुआ क्या है राहुल बेटे को? कुछ बता तो सही। माँ, आप हंस क्यों रही हो? कहाँ हंस रही हो बेटा? मैं तो अपनी बहन के बेटे के लिए परेशान हूँ। माँ, ये क्या तरीका है? रहने दे बेटा, ये तो मैंने सुना था कि मुसीबत में साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। आज मैंने देख भी लिया। अरे नहीं बहन, मैंने ऋतिक और राहुल में ना कभी कोई फर्क नहीं किया। फर्क तो दिख रहा है कुसुम दीदी। अगर आपकी बेटे की तबीयत खराब होती तो आप ऐसे हंसती क्या? ऋतिक बेटा, ले जा अपनी माँ को यहाँ से। ऋतिक बहुत गुस्से में अपनी माँ से बात करने लगा, लेकिन कुसुम तो सिर्फ हंसे ही जा रही थी। ऋतिक ने अपने पापा को फोन करके बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। बेटा, तेरी माँ तो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है और वो बहुत समझदार है। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई बात है। कल मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शाम को खाना खाने के बाद सुरभि कुसुम को दवाई देने के लिए गई तो उसने देखा कि दवाई की वो बोतल तो बिल्कुल खाली थी जो सुरेश गलती से ले आया था। सुरभि ने वो बोतल सबको दिखाई। अरे, ये दवाई तो गलती से आ गई थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये किस मर्ज की दवाई है। कुसुम, क्या तुमने ये दवाई पी थी? हाँ जी, एक दिन जब बहू काम में लगी थी ना, तो मैंने ये दवाई पी कर देखी थी। मुझे दवाई बहुत स्वादिष्ट लगी तो मैंने सारी पी ली। माँ, आपको दवाई स्वादिष्ट लगी? अरे आप भी बच्चों जैसी बात करती हो। ऐसे कोई भी दवाई नहीं पीनी चाहिए, इससे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं अभी डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। ऋतिक डॉक्टर के पास गया और कुछ देर में वापस घर आकर सबको बताया। माँ ने जो ये दवाई खाई है ना, ये हंसने वाली दवाई है और माँ ने एक साथ बहुत मात्रा में दवाई खाई है, तो इसका असर थोड़े समय तक तो रहेगा। उसके बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ जो तू डॉक्टर से पूछ कर आया, नहीं तो हंसते हंसते मेरा पेट ही दुख गया है। तुम जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती घर पर ही रहना, और घर पर कोई मेहमान आए तो उससे बात मत करना। आप ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगी। अब मैं बिल्कुल हंसूंगी। वर्मा जी की पत्नी देवकी जी केबल पर रियलिटी शोज देख देख कर बहुत कुछ सीख रही हैं। जैसे आज तो वो सुबह सुबह बेसुरे आलाप ले रही हैं। सारे गामा माँ जी, सारे गामा पाधा नीसा होता है। अरे वो तो सब गाते हैं, ये मेरा स्टाइल है। आवाज तो कम कर लीजिए माँ जी, पर्दे फट जाएंगे कान के। ये कहो कि पर्दों में आग लग जाएगी। देखना, मेरी आवाज सुन के जज आग लगा देगी, आग लगा देगी, तू तो आग लगा देगी, ऐसा बोलेंगे। सरिता वहां से परेशान होकर चली जाती है और सास रियाज जारी रखती है। सारे गाओ, सारे नाचो। तभी बाबूजी दुकान से लौटते हैं। अरे देवकी, क्यों तानसेन बनी हुई है? कान से खून निकालोगी क्या?
अरे क्या हुआ, रियाज तो करने दो मुझे। इसको रियाज बोलते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े हिना रहा है। घोड़े पे बैठ के ही बम्बई जाऊंगी मैं तो, जब जज साहब कहेंगे कि देवकी तुम मुंबई आ रही हो। जज साहब, वो अदालत वाले? अरे नहीं नहीं, बड़े लोग हैं, आप नहीं जानते हैं। ओ मैं तो छोड़ चली अपना ये देश, बम्बई मुझे प्यारा लगे। गाना गाती हुई देवकी चली जाती है और बाबूजी अपनी सरफिरी पत्नी के इस संगीत प्रेम की चर्चा करने बहू के पास चले जाते हैं। अरे सरिता बेटा, सुनो तो, ये तेरी सास को क्या हुआ है बेटा? सुबह तो अच्छा भला छोड़कर गया था इसे। सिंगर बनेगी अब वो। सिंगिंग रियलिटी शो में जाने की सुबह से तैयारियां चल रही हैं इनकी। हाँ, अब तो कोयल के सुर मेंढक छेड़ेगा। हे भगवान, सद्बुद्धि दो इसे। इधर बाबूजी भगवान को कहते हैं और उधर राधा रानी प्रकट हो जाती है, देवकी की मोहल्ले की सबसे पक्की दोस्त। क्यों री देवकी, काहे इतना गला फाड़ रही है? कोई चीखने चिल्लाने का कंपटीशन है क्या? अरे ये देख, नया सिंगिंग शो, मैं भी गाऊंगी, हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बनूंगी। अरे इतना बेसुरा गा के दिलों की धड़कन नहीं, दिलों का अटैक बन जाएगी। इससे तो अच्छा है कि नाच ही ले। वैसे भी दिन भर मोहल्ले में नाचती तो रहती है तू, कभी इसके घर कभी उसके घर। देवकी को समझ में आ जाता है कि उसका गाना किसी को पसंद नहीं आ रहा। अगले दिन सरिता देखती है कि सास पैरों में घुंघरू बांध के नाच रही है। अरे माँ जी, क्या मंजुलिका बनी हुई है आज आप? अरे नाचने दे बहू, जब तक है जान जाने जहां मैं नाचूंगी। अरे माँ जी, अभी जान निकल जाएगी इतनी जोर से नाचेंगी तो। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे दिख नहीं रहा, डांस कर रही हूँ। अरे जैसी तुम्हारी हरकत है, तुमको तो नागिन डांस करना चाहिए। वो भी करूंगी, भांगड़ा भी करूंगी, देखना जज मुझे देख के स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। हाँ, स्टैंडिंग ओवेशन तो देंगे ही, ताकि खड़े होकर वहां से भाग सके तुम्हारा डांस देखकर। अरे कुछ ढंग की चीज करो, ये रोज क्या नया शुरू कर देती हो। सास को लगता है कि उसका डांस का सीन भी बिगड़ गया। अब वो टीवी देख के कोई और कलाकारी ढूंढने लगती है। तभी उसे टीवी पर खतरों के खतरनाक खिलाड़ी शो दिखता है, जिसमें लोग अलग अलग स्टंट करते हैं। बस देवकी को नया काम मिल जाता है। अगले दिन सुबह देवकी डंबल लेकर कसरत करने लगती है। माँ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे खली जैसे बनकर खलबली मचा दूंगी। कल मैंने खतरों के खतरनाक खिलाड़ी देखा और सोच लिया कि मुझे वही जाना है। हाँ बस। तभी वहाँ बाबूजी भी आ जाते हैं। अरे इतना भारी डंबल, अरे गिर मत जाना कहीं लेकर। अरे चुप करो, तुमसे कुछ नहीं होता इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुझसे भी कुछ नहीं होगा। मैं तो खतरों के खतरनाक खिलाड़ी में जाने वाली हूँ। हाँ, मैं तो इस शो में तभी गया था जब तुमसे शादी हुई थी। तुमसे शादी करना भी खतरों के खतरनाक खिलाड़ी में जाने से कम थोड़ी ना है। अब चुप भी रहिए। अरे बहू, वो भारी वाला डंबल उठा कर ला तो। अरे नाना माँ जी, आप संभाल नहीं पाओगी। अरे मैंने टीवी में देखा था, एक आदमी कार उठा लेता है, इतना तो मैं उठा ही सकती हूँ ना। बहू घबराते हुए भारी वाले डंबल माँ के हाथ में दे देती है। जैसे ही माँ दोनों हाथ ऊपर करती है, पूरे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे की तरफ गिर जाती है। डंबल जाकर टीवी में लगता है और टीवी फूट जाती है। माँ जी, उठिए माँ जी। बाबूजी बहुत तेज हंसने लगते हैं। बाबा बाबा, टीवी और बीवी दो टेंशन थे मेरे, आज एक कम हो ही गया। बहू भी सास को उठाते उठाते इस बात पर ताली बजाकर हंसने लगती है और देवकी फिर से गिर जाती है। और इस बार देवकी भी अपनी बेवकूफी पे हंसी रोक नहीं पाती। और उनके पति जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो घूमना फिरना भी लगा रहता था। अरे बेटी के घर जाकर तो मजा ही आ गया, लेकिन विदेश से अच्छा तो देश ही लगता है।
अब मन को चैन मिला। अरे लेकिन वहां की औरतें देखिए, कितनी फिट, स्मार्ट और चमकती हुई। आदत से तो बाज नहीं आओगे आप। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। पति बाजार जाता है जहाँ उसे एक अजीब सी दुकान दिखाई देती है। अरे ये क्या बात हुई? अंदर आओ 50 के, बाहर निकलो 40 के। हम आपकी 10 साल उम्र कम करते हैं। अरे ऐसा क्या करते हैं भला? जरा अंदर जाकर ही देख लेता हूँ। अंदर एक सुंदर सी लड़की खड़ी होती है। सुंदरी जी, ये क्या दुकान है? जरा जादू हम पर भी तो चला दीजिए। यस सर, आपको हमारी एग्जीक्यूटिव एक डेमो के लिए अंदर ले जाएगी। आप अंदर जाएंगी तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगी। पति अंदर जाता है जहाँ सेल्स गर्ल मिलकर पति को नकली बाल, नकली दांत, रंग बिरंगी कपड़े के साथ रंगीन चश्मा लगा देती है। देखिए, अब खुद को शीशे पे देखिए और बताइए सर। हाय दयो, ऐसा तो मैं किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। दे दो, सारा सामान पैक कर दो। पति खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। घर आकर वो सारा सामान छुपा देता है। फिर अगली शाम। सुनो, मैं वॉक पर जा रहा हूँ। इस वक्त? अरे नाती पोतों को वीडियो कॉल करके बात तो कर लो। अब हाँ, आकर करता हूँ ना, पक्का पक्का। पति बाहर जाकर सारा मेकअप करता है और मार्केट में घूमता है जहाँ उसे एक स्मार्ट सी महिला दिखती है। क्या आपको मुझसे कोई काम है? नहीं नहीं, आप तो बहुत हैंडसम है। थैंक्स। वैसे आप भी कम नहीं है। वैसे क्या उम्र होगी आपकी? लगता कितने का हूँ? 40 के तो पूरे लगते हैं। अब क्या था, 50 साल के पति को कोई 40 का बोल दी तो। वैसे तो कम का हूँ, लेकिन टेंशन के कारण थोड़ा उम्र में बड़ा देखने लगा हूँ। ओह सच्ची? आप 40 के पूरे नहीं हो? अरे छोड़िए ना, चलिए मैं आपको कॉफ़ी पिलाता हूँ। यहाँ की कॉफ़ी काफ़ी शानदार होती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर चल पड़ता है सिलसिला रोज रोज के घूमने फिरने और मज़े करने का। अब सारा दिन पतिदेव फोन पर। अरे नाश्ता तो कर लीजिए, क्या सारा दिन फोन पर लगे रहते हैं? अरे यार, ज़रूरी काम कर रहा हूँ मैं। रिटायर हो, पेंशन मिलती है, कोई काम नहीं है, फिर कौन सा ज़रूरी काम आन पड़ा आजकल? अरे एक प्रोजेक्ट के सोशल नेटवर्किंग का काम है, उसी पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब नाश्ता कर लो, देर हो रही है। पति अपना नकली सारा सामान बिस्तर के पास छुपा कर सोता, सुबह चुपके से पहनकर बाहर जाता और घर आने पर उतार देता। एक दिन पड़ोसन कहती है, अरे ज्योत्सना बहन, तुम लोगों के घर कोई हैंडसम सा आदमी रहने आया है क्या? अरे कहाँ यार, मैं और ये दो ही तो लोग हैं घर में। हैंडसम सी शक्ल देखे तो मुझे भी जमाना हो गया है। अरे पता नहीं, वो जाता तो तुम्हारे ही घर में है, क्या पता कौन होगा। अरे तुम्हारी उम्र हो रही है ना, और भाई साहब को भी गए 5 साल हो गए, शायद इसीलिए अब सारे हैंडसम नजर आ रहे होंगे। पड़ोसन भी ज्योत्सना की बात पर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। एक दिन, अरे सुनो जी, बहू बेटा और पोता आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए वो हमारे साथ ही रहेंगे। अरे शिट यार, ये क्या है? बेटे ने तो कर ली शादी, अब क्या करने आ रहा है यहाँ पर? अरे कैसी बात कर रहे हो जी, इस उम्र में तो माता पिता तरसते हैं कि बच्चे आकर साथ रहे, लेकिन आप है कि। अरे ठीक है ना, लेकिन अब देखो सभी व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में, ये लोग आएंगे रहेंगे, कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी लाइफ। कैसी बात कर रहे हो? अरे जैसे बहुत हैपनिंग है ना तुम्हारी लाइफ, तो जो बच्चों के आने से डिस्टर्ब हो जाएगी। अरे दिन काटने मुश्किल होते हैं, बच्चे आ जाएंगे तो थोड़ा दिन रात पता तो चलेगा। ओफो ठीक है, लेकिन बोल देना कि ना कोई मेरे कमरे में आए, ना मेरी लाइफ पे दखल दे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझी? खैर, वो दिन भी आ जाता है जब बहू बेटा और पोता उन लोगों के घर आते हैं। एक दिन, माँ जी, आज मेड नहीं आई है तो मैं आप लोगों के कमरे में झाड़ू लगा देती हूँ। अरे नहीं बहू, वो तेरे पापा को ना पसंद नहीं है कि कोई उनके कमरे में जाए, तू छोड़ ना, मैं खुद ही लगा दूंगी। सास को समझ में नहीं आता कि आखिर उसके पति ने किसी को कमरे में जाने से मना क्यों कर रखा है। खैर, वो साफ सफाई करके बाहर निकल आती है, लेकिन कहते हैं ना,
बच्चा तो अबोध होता है, उसे किसी बात का क्या पता। वो खेलते खेलते दादा के बिस्तर तक पहुंच जाता है और बाहर ले आता है दादा का वो सारा सामान जो वो लगाकर घूमते थे। ज्योत्सना की नज़र उस सामान पर पड़ती है। वो बच्चे से पकड़कर कमरे में लाती है और पैकेट खोलकर देखती है। हाय रे दैया, ये क्या लग रहा है कि आजकल ये प्रोजेक्ट नया मिला हुआ है। बेटे बहू के जाने के बाद ज्योत्सना सोचती है कि वो बात करेगी, लेकिन फिर अरे खुद से बात करूंगी तो मुकर जाएंगे, पता लगाना होगा कि माजरा क्या है। कुछ दिनों बाद अरे यार, ये बच्चे लोगों के आने से लाइफ ना बड़ी डिस्टर्ब सी रही। मैं कुछ देर के लिए वॉक पर जा रहा हूँ, आराम से आऊँगा 2-4 घंटों के बाद, ठीक है? मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे थोड़ा रिलैक्स मैं भी तो हो जाऊँ। हाँ हाँ, पड़ोस वाली बुढ़िया के साथ नीचे पार्क में जाकर वॉक करके आ जाओ। अच्छा जी, तुम कार से लॉन्ग ड्राइव के मजे लो और मैं पड़ोस की बुढ़िया के साथ। पति नहीं मानता और अपना पैकेट और कार लेकर निकल जाता है। रास्ते से वो उस महिला मित्र को फोन करता है। हाय ब्यूटीफुल, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री था, आज आ गया तो सोचा तुमसे मिल लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्लब में आ जाओ। पति क्लब में पहुंचता है, सारा नकली सामान चिपका भी लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि ज्योत्सना ने सबका गोंद निकाल दिया है। ओ बेबी, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। लेकिन वो जैसे ही हंसता है उसके नकली बाल गिरकर हाथ में आ जाते हैं, जिससे उसका सर गंजा दिखता है। ओ ये क्या! तभी उसका दांत भी हाथ में आ जाता है और ज्योत्सना के पति का सारा बुढ़ापा उसकी दोस्त के सामने आ जाता है। हे भगवान, अंकल जी कौन है आप? कैसी बात कर रही हो अंकल, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। अरे पर हो तो अंकल ही ना, नकली दांत, नकली बाल और क्या क्या नकली है। पति को गुस्सा आ जाता है। वो महिला के बाल पकड़कर खींचता है, जिसके बाद उसका बाल भी उसके हाथ में आ जाता है और महिला के सारे पके बाल सामने आ जाते हैं। ओह, तो तुम भी उसी दुकान से हो? जाओ 50 की निकलो 40 के। हाँ, बढ़िया आई मुझे अंकल कहने वाली। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बाल और दांत बाहर कैसे आ गए। तभी वहां ज्योत्सना आ जाती है। जी, मेरी वजह से। चलिए इन आंटी जी को नमस्ते कहिए, फिर घर चलते हैं और वहां मैं बनाऊंगी आपको 40 का। आती है, मुंह दिखाई की रस्में चल रही हैं। वाह कांता, तुम्हारी बहू तो बड़ी सुंदर है। हाँ भाई, चांद सूरज की जोड़ी है। अच्छा, अब नजर मत लगाओ, रात बहुत हो गई है, सब अपने घरों को जाओ, बहू को भी आराम करना है। रीना मन ही मन खुश हो रही है। उसे अपनी सास पर प्यार आ रहा था, जो उसकी इतनी तारीफ सुनकर प्रसन्नता से फूली न समा रही थी। सास में उसे माँ दिखाई दे रही थी। मेहमान जाने लगते हैं। तभी एक आंटी उसकी सास से कहती है, बात सुनो कांता, सुंदर बहू मतलब बेटा छू, इसलिए जरा इसे अच्छी तरह समझा कर रखना। अरे 2-4 दिन बीतने दो, फिर असली ससुराल का मतलब समझाती हूँ। इस तरह दिन गुजरते हैं। शादी के 1 हफ्ते के बाद। बहू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी कहिए माँ जी। देखो, हमारे घर में नौकर रखने का रिवाज नहीं है, घर का सब काम हम खुद ही करते हैं। अब तुम आ गई हो तो आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी। रीना थी एक सीधी सादी और दिल की नेक लड़की। वो सास की चालाकियों को समझे बिना घर का पूरा काम अपने कंधों पर ले लेती है। अब वो दिन रात काम में लगी रहती। उसके पास इतना भी समय नहीं होता कि वो 2 घड़ी शांति की सांस ले, एक पल पति के साथ भी बिता सके। रात को थकन से चूर जब कमरे में आती तो पति देव मुंह फुलाए सोते मिलते। कल से इनके घर आने से पहले सारा कामकाज निपटा लूंगी। लेकिन सास को शायद उसका मन पड़ना भी आता था, इसीलिए तो विनोद के आने से पहले वो बहू को रोज किसी नए काम में लगा देती, जिस वजह से धीरे धीरे रीना और विनोद में दूरियां आने लगी। सुनिए जी, कल इतवार है, आपकी छुट्टी रहेगी, कहीं घूमने चले क्या? शक्ल देखिए अपनी, बढ़िया आई मेरे साथ घूमने वाली। पति का ये कटाक्ष वो सहन नहीं कर पाती और रोने लगती है। अरे क्यों रोकर मनहूसियत फैला रही है? सही तो कह रहा है विनोद, पहले अपनी सूरत देख, फिर कहीं जाने की बात कर। शादी के शुरू के दिनों में तो लेकर जाते थे, फिर अब क्या हो गया? तब तुम मेरी पत्नी थी, घर की नौकरानी नहीं। पति की बात सुन रीना हक्की बक्की खड़ी रह जाती है।
उसकी ज़बान से एक शब्द भी नहीं निकलता। वो तो अपने कम अकल पति को ये भी नहीं बता पाती कि इस घर को अपना मानकर सबके दिल में जगह बनाने के लिए वो अपनी हड्डियां घिस रही हैं। पति और सास की बातें उसे दुख तो पहुंचाती है, लेकिन वो रोक कर खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती, इसलिए एक नई सोच के साथ अपने मन को मजबूत कर लेती है। अगली सुबह, अरे बहू, उठना नहीं है क्या आज? चल जल्दी से नाश्ता दे मुझे। 2-4 आवाजों के बाद भी जब बहू नहीं आती तो सास उसके कमरे का दरवाजा पीट डालती है। क्या है माँ, छुट्टी के दिन तो कम से कम सोने दो। कमरे में लेटी रीना मन में मुस्कुरा रही होती है। इधर सास को हैरानी होती है कि तड़के उठने वाली बहू को आज क्या हो गया। अब रोज यही होने लगता है। रीना के मन में होता तो काम करती, वरना सब यूं ही पड़ा रहता। फिर वो पति के आने से पहले सज धज कर तैयार हो जाती। अब लग रही हो ना वही पहले वाली रीना। आज कहाँ चलने का इरादा है? आज समुद्र किनारे चलते हैं। माँ, हम खाना बाहर ही खा कर आएंगे। ये सब देख कांता के दिल पर सांप लौट जाते हैं। वो अचानक बहू की ऐसी काया पलट देख सोच में पड़ जाती है। वाह रे, ये तो ऐसे पलटी जैसे गिरगिट। चलो वो तो अपना खून नहीं, पर बेटे ने भी माँ को झूठे मुंह ही सही साथ चलने को ना कहा। आने दो इनको, मैंने भी रंग में भंग ना डाला तो उसकी सास नहीं। रात गए जब वो दोनों घूम फिर कर आते हैं तो देखते हैं कि कांता ड्राइंग रूम में बैठी करा रही होती है। अरे क्या हुआ माँ, आप अभी तक सोई नहीं? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत को क्या होना है, बस शाम से कुछ खाया नहीं, खाली पेट चक्कर आ रहे हैं। बहू से कहना कुछ बना दे मेरे लिए। सास की बात सुनकर रीना किचन में चली जाती है। अभी इसे दोबारा पहले वाले रंग में लेकर आती हूँ। तभी रीना रसोई से बाहर आती है, जिसके हाथ में खाना देख सास चौंक जाती है। लीजिए माँ जी खाना। है? इतनी जल्दी बन गया? बनाया नहीं, होटल से लाई हूँ। मुझे पता था आपने कुछ पकाया नहीं होगा। देखा माँ, कितनी समझदार है तुम्हारी बहू। है? इस विनोद के तो रंग ढंग ही बदल गए हैं। ऐसा क्या घोल कर पिला दिया है जोरू ने? अब रीना सास को ऐसे देख मजे ले रही होती है और सास बेटे बहू के ये तौर तरीके देखकर जलने गुड़ने लगती है। बहू जिसे बेटे के दिल से उतारने के लिए काम की भट्टी में झोंका था, जिसे मेरा बेटा कभी नौकरानी से ज्यादा कुछ ना समझता था, आज वही बहू उसके दिल पर राज कर रही है। जी चाह रहा है इसे अभी धक्के मारकर घर से निकाल दूं। क्या सोच रही हो माँ? है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मैं बताऊं माँ जी आप क्या सोच रही हैं? अच्छा जी, तुम्हें ये भी पता है? बताओ बताओ। माँ जी का जी कर रहा है कि वो मुझे इस घर से निकाल दे। क्यों माँ जी, मैंने ठीक कहा ना? अरे माँ भला ऐसा क्यों सोचेंगी? क्योंकि माँ जी को इस बात से इनसिक्योरिटी है कि घर में इतनी सुंदर बहू आ गई और कहीं इस वजह से उनका बेटा उन्हें भूलकर सिर्फ पत्नी के पल्लू से ना बन जाए। रीना की बात सुनकर कांता चौंक जाती है। वो समझ जाती है कि रीना को उसके इरादों की खबर हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांता के मन पर भी इस बात का बोझ था। बहू मुझे माफ कर दे, लोगों की बातों में आकर मैंने अपनी सुंदर, सुशील और सीधी सादी बहू का जीना दुश्वार कर दिया। मैं ममता में बहक गई थी, इसलिए तुझ पर सारा बोझ डालकर तेरे चेहरे का नूर खत्म करना चाहा। मुझे माफ कर दे बहू। सास की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं, जिसे देख बहू और बेटा दोनों ही उसे गले लगा लेते हैं। रोइए मत माँ जी, और माफी भी मत मांगिए, गलती किसी की नहीं है। लेकिन बहू तुझे ये सब कैसे पता चला? मैंने छिपकर आपकी और पड़ोसन आंटी की बातें सुन ली थी। वैसे माँ, सुंदर बहू लाने का अरमान भी तो आपको ही था ना? अरे तो क्यों ना लाती? घर में कोई तो मुझे टक्कर देने वाला होना चाहिए ना, तुझसे तो उसकी उम्मीद नहीं कर सकती। अच्छा, अब सास बहू एक होकर मुझे फंसा रही हो? इस बात पर सब हंसने लगते हैं, जिसके बाद रीना सबके लिए चाय लेकर आती है और अच्छे माहौल में हंसी मजाक के साथ चाय की चुस्कियों के बीच गुजरे दिनों की बात करने लगते हैं। जैसे मैंने बिना सोचे समझे बस बहू को विलन समझ लिया। अगर कोई दूसरी होती तो शायद मेरे बेटे को मुझसे कहीं दूर ले जाती, पर आज मैं भगवान का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ऐसी बहू मिली है जिसने इतना सब होने पर भी समझदारी से काम लेते हुए सब कुछ संभाल लिया। और आपको भी समझदार बना दिया है ना माँ? लेकिन अब सब ठीक हो गया है और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। परिवार तो आखिर परिवार है, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो।
अगर हम गुस्से और जल्दबाजी में फैसले करने की जगह शांत रहकर समझदारी से काम ले, तो छोटी यानी कि मिनी कहती है, देखो दीदी, सॉरी रिन्नी। क्यों? दीदी हूँ मैं तेरी, दीदी बोल। नहीं, दीदी होती तो मेरा ख्याल रखती। मुझे क्या पसंद है वो तुझे पता होता। तू तो जानबूझकर ऐसे काम करती है जिससे मैं दुखी रहूं। कैसे बात करती है मिन्नी? मैं तो उल्टा हमेशा ये चाहती हूँ कि तू सही चले, तेरा कोई नुकसान ना हो। तुझे भले लगता हो कि दीदी जो बोल रही है वो गलत है, लेकिन आगे जाकर तुझे पता चलेगा कि मैं सही बोलती हूँ। क्या सही बोलती है? हाँ, राहुल कितना अच्छा लड़का है, मुझे कितना प्यार करता है, लेकिन नहीं, तू तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं एक अच्छे लड़के के साथ रहूं। तभी माँ वहाँ आ जाती है। क्या हो रहा है? रिन्नी चल रसोई में खाना बनाने में मदद कर। मिन्नी तू पूरे घर की सफाई कर। हाँ, ताकि सारा कचरा मेरे चेहरे पर गिरे और मेरा चेहरा खराब हो जाए। माँ, मैं तेरे साथ किचन में चलूंगी। रिन्नी माँ को इशारा करके मिन्नी की बात मान लेने को कहती है। अगले दिन घर की घंटी बजती है। अरे राहुल, क्या काम है? कुछ चाहिए क्या? मिन्नी से मिलना है मुझे। उसने मुझे बताया आपके बारे में कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। भाई क्या दिक्कत है आपको? हाँ, देखो राहुल, मिन्नी अभी पढ़ाई कर रही है, अभी उसकी उम्र करियर बनाने की है। हाँ तो मैं कौन सा उसकी किताब छीन रहा हूँ? मैं अभी तो पढ़ ही रहा हूँ ना उसके साथ। देखो राहुल, तुम भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मिन्नी से दूर ही रहना। तभी वहाँ मिन्नी आ जाती है। हाँ हाँ, जो मिन्नी को पसंद हो उससे तो उसे दूर करना ही है ना। देखो रिन्नी, मैं साफ साफ बोल देती हूँ, मेरी लाइफ से तू दूर रहा कर। तभी वहाँ पिता आ जाते हैं और वो मिन्नी को चांटा मारते हैं। देख मिन्नी, वो बड़ी बहन है तेरी। और राहुल, दोबारा देखना मत यहाँ पर, इस घर में या मिन्नी के आसपास, वरना। राहुल वहाँ से भाग जाता है। मिन्नी रिन्नी को घूर कर देखती है और कमरे में चली जाती है। अगले रोज, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैं भी चल रही हूँ, रुक। मिन्नी बहन के साथ बाहर तक तो जाती है, लेकिन बाहर राहुल खड़ा होता है। मिन्नी उसके साथ बाइक में बैठ जाती है। अच्छा रिन्नी की बच्ची, अब अपना रास्ता देख ले, मैं तो चली। चल राहुल। रिन्नी को बहुत बुरा लगता है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, पिता को बताए या ना बताए। रिन्नी कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि मिन्नी तो कॉलेज पहुंची ही नहीं है। वो रीटा से कहती है, रीटा, रिन्नी को देखा क्या? हाँ, उसका मैसेज आया था कि वो शादी कर रही है आज राहुल के साथ। क्या? शादी? फोन करो उसे तुम अपने फोन से। रीटा फोन करती है तो मिन्नी कहती है, हाँ रीटा, आ जाना पहाड़ी वाले मंदिर में, मेरी शादी और मेरी सबसे प्यारी सहेली ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ना आज बहुत खुश हूँ, जल्दी से आ जा तू। स्पीकर में मिन्नी की बात सुन रही रिन्नी उसे जोर से डांटती है। मिन्नी प्लीज ऐसा मत करना, ये लड़का सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। मिन्नी, माँ पापा के बारे में तो सोच। उन लोगों के बारे में क्यों सोचूं जो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं? और हाँ, ये शादी सिर्फ आपके कारण ही हो रही है, क्योंकि आप ही हम दोनों की जिंदगी में राहु बनकर खड़ी हैं। अब क्या करेंगी हाँ, जब हम लोग शादी कर लेंगे? रिन्नी परेशान हो जाती है। वो पिता को सारी बात बताती है। पिता पुलिस को लेकर पहाड़ी के मंदिर में जाते हैं, लेकिन तब तक मिन्नी की शादी हो चुकी होती है। वाह पापा, सही वक्त पर आए हैं, अब तो आशीर्वाद दे ही दीजिए। मिन्नी, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है, तूने मेरी नाक कटा दी। अब वैसे भी मेरे जीवन में तो राहुल है, मैं उसके घर जाऊंगी क्योंकि मेरी शादी हो गई है। नहीं बेबी, मेरे घर कैसे? अभी तो मेरे मम्मी पापा को कुछ भी नहीं पता है। कुछ दिनों के लिए तो तुम्हें अपने घर ही रहना होगा। पिता ये बात सुनकर मिन्नी की ओर देखते हैं और फिर बड़ी बेटी रिन्नी का हाथ पकड़कर कहते हैं, भाई हमें कोई मतलब नहीं है इस लड़की से, जहाँ मर्जी जाए, मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। रिन्नी पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में पिता रिन्नी को वहाँ से ले जाते हैं। रिन्नी फोन पर रीटा से कहती है, देख रीटा, तू किसी से कुछ ना कहना, उसे अपने घर ले जा और ये मत बताना कि मैंने कहा है। मैं कल तक कोई इंतजाम करती हूँ। हाँ दीदी ठीक है, लेकिन सिर्फ कल तक, उससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। रीटा मिन्नी को लेकर अपने घर चली जाती है। यहाँ रिन्नी को पूरी रात नींद नहीं आती। उसके मन में बहन को लेकर बहुत चिंता होती है। वो कोई उपाय निकालने की कोशिश करती है और फिर अगले दिन, मिन्नी अब तू जा, वो क्या है ना, तेरी शादी की बात अगर घर में पता चल गई तो मेरे माँ बाप सोचेंगे कि मैं भी तेरे जैसी हूँ। मेरे जैसी मतलब?
अरे मेरे जैसी है तभी तो मेरी दोस्त है ना। नहीं यार, तेरे जैसी मतलब हमेशा खुद की खुशी देखना, घर के बड़ों की बात न मानना, एक आवारा से लड़के के साथ पिता की बेइज्जती करके शादी, ये सब समझ रही है ना? हाँ हाँ शायद समझ रही हूँ। लेकिन अब ये बता कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? क्योंकि पापा तो घर में भी घुसने नहीं देंगे। वो रिन्नी भड़का रही होगी उनको। रिन्नी भड़का रही होगी? अरे उन्हीं के कहने से तो मैंने एक दिन तुझे अपने घर में रखा, वरना तेरा तू जान। तू एक काम क्यों नहीं करती, तू राहुल को ही फोन कर लेना। हाँ तू ठीक कहती है, मैं राहुल को फोन करती हूँ। अब बस लेकर जाए वो मुझे यहाँ से। मिन्नी राहुल को फोन करती है, लेकिन राहुल का तो नंबर ही बंद होता है। उसका नंबर बंद है, क्या करूँ? देख यार, मैं जितनी मदद कर सकती थी की, अब मैं नहीं जानती। तू जा बस अब यहाँ से। मिन्नी रीटा के घर से चली जाती है। वो किसी तरह राहुल को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल का फ़ोन बंद आता है। हार कर मिन्नी राहुल के घर जाने का फैसला करती है। नमस्ते माँ जी, मेरा नाम मिन्नी है, मैं राहुल से मिल सकती हूँ? मिन्नी? कौन मिन्नी? राहुल तो कॉलेज जा रहा है, रुको मैं बुलाती हूँ। अरे मिन्नी, तुम यहाँ बोलो क्या काम है? माँ, ये मेरे कॉलेज में पढ़ती है। राहुल, रीटा ने भी मुझे घर से निकाल दिया है, पापा भी नहीं रख रहे हैं। तुम माँ जी को बता दो ना, क्योंकि मेरे पास अब रहने को कोई जगह नहीं है। क्या बता दूँ? मैं समझा नहीं मिन्नी। यही कि हम दोनों ने शादी कर ली है और मैं इनकी बहू हूँ। अरे क्या बकवास कर रही है ये लड़की राहुल? माँ बकवास ही तो कर रही है, खुद तो बोला ना तूने। ए मिन्नी, चल निकल यहाँ से। तेरी बहन और पापा ने मेरी जो बेइज्जती की थी उसका बदला लिया है मैंने, चल निकल। ऐसे मत बोलो राहुल, मैं खुद उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। आय हाय, खुद के घर वालों की जो सगी है नहीं, हम लोगों के साथ क्या रहेगी? चल निकल यहाँ से। राहुल और उसकी माँ मिन्नी को धक्का देकर जैसे ही बाहर निकालती हैं, मिन्नी को उसके पिता थाम लेते हैं और साथ खड़ी होती है रिन्नी। देखिए आंटी जी, आपके बेटे ने मेरी बहन से शादी की है, उसके सबूत है हम लोगों के पास। मुझे माफ कर दो दीदी, चलो अब तो मैं खुद यहाँ रहना नहीं चाहती। बिल्कुल मेरी बच्ची, हम चाहते थे कि तू इस राहुल की असलियत को खुद जान ले, इसलिए रिन्नी ने ही मुझे समझाया था। चल घर, और अब इस राहुल को तो पुलिस ही देखेगी। पीछे से पुलिस आती है और राहुल को पकड़कर ले जाती है। मिन्नी रिन्नी से माफी मांगकर वापस अपने परिवार में चली जाती है। कीर्ति अपने बेटे दिवाकर और बहू अंशु के साथ रहा करती थी। तीनों बहुत ही हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। अरे बहू, आज खाना मैं बना देती हूँ। नहीं माँ जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? आप आराम कीजिए, खाना मैं ही बनाऊंगी। कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे, भगवान ऐसी बहू सबको दे। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन गलती से अंशु हंसने वाली दवा खा लेती है। बस उस दिन से सब कुछ बदल जाता है। अरे बहू, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा बाम तो दे दे। अरे बाम लगा कर क्या करोगी माँ जी? मैं पाँव दबा देती हूँ। अरे एक तो मुझे पाँव दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम हंस रही हो। आई एम सॉरी माँ जी। अरे फिर से हंस रही है, जा तू मेरे कमरे से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब माँ जी क्या सोचेगी? 2 दिन बाद कीर्ति घर में किटी पार्टी रखती है। उसकी सभी सहेलियां घर आने वाली होती हैं। अरे बहू, मेरी कुछ सहेलियां आज दोपहर को घर आने वाली है, आज कुछ खाने में अच्छा सा बनाना। सहेलियां? क्यों, मेरी सहेलियां नहीं हो सकती क्या? तुम फिर से हंस रही हो? नहीं माँ जी, मैं हंस नहीं रही हूँ। अरे फिर से हंस रही हो और बोल रही हो कि हंस नहीं रही। नहीं माँ जी, मैं तो तुम जाओ मेरे सामने से और किचन का काम कर लो, जाओ। दोपहर को कीर्ति की सभी दोस्त खाने पर आ जाती हैं। अरे वाह, घर तो बहुत सुंदर सजाया है कीर्ति। अरे मैंने कहा, ये सब तो मेरी बहू का कमाल है। अरे वाह, बड़ी गुनी है तुम्हारी बहू तो।
हाँ हाँ, खाना भी अच्छा बनाया है। हाँ, बहुत ही गुनी है। तो हमको नहीं मिलवाओगी क्या, या छुपा कर रखोगी अपनी हीरे जैसी बहू को? अरे नहीं नहीं, अभी बुलाती हूँ। अंशु, ओ अंशु, बहू रानी। अंशु बाहर आती है। जी माँ जी। बहू, ये सब मेरी सहेलियां हैं, मिलो सबसे। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बहू तो बहुत अच्छी मिली है तुमको, किस्मत वाली हो तुम। किस्मत वाली? अरे क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। तभी अचानक सांची के हाथ से चम्मच छूट जाता है और उसका कुर्ता गंदा हो जाता है। अंशु फिर से हंसने लगती है। इधर सब सहेलियां गुस्सा होकर चली जाती हैं। कीर्ति भी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? इस तरह से तो माँ जी और उनकी सहेलियां नाराज हो गई। अगले दिन, बहू, ओ बहू, किधर हो? जी माँ जी। जल्दी से मेरे साथ चलो, पड़ोस वाले शर्मा जी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, उनके घर बैठक के लिए जाना है। अंशु तैयार होकर आ जाती है। थोड़ी देर में दोनों शर्मा जी के घर पहुंच जाती हैं। वहां पर सब रो रहे होते हैं। कीर्ति शर्मा जी की बीवी के पास बैठकर उन्हें सांत्वना देने लगती है। बड़े अच्छे इंसान थे मेरे पति। अच्छा। तुम हंस क्यों रही हो? वो अच्छे थे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे थे अंकल। अरे अंशु, हंस मत। माँ जी, मैं हंस नहीं रही। मैं तो आंटी जी को बस दिलासा दे रही थी। सब औरतें अंशु की इस हरकत से हैरान हो जाती हैं। कीर्ति भी बहुत शर्मिंदा होती है और वो अंशु को लेकर फटाफट घर लौट आती है। अंशु, क्या हो गया है तुझे? हंस क्यों रही थी तू वहां पर? नहीं माँ जी, मैं तो बस। अरे तू फिर से हंस दी। जा तू अपने कमरे में, मुझे तो तुझसे बात ही नहीं करनी। मेरा बेटा ही तुझसे बात करेगा अब। रात को जब दिवाकर घर लौट आता है तो कीर्ति दिवाकर को सब कुछ बताती है। ठीक है माँ, अब फिक्र मत करो, मैं अंशु से बात करता हूँ। दिवाकर अपने कमरे में जाता है। जी आ गए आप? कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, बस सर में हल्का दर्द है। सर में दर्द? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। मुझे तो फिक्र हो रही है आपकी। एक तो मेरे सर में दर्द है, ऊपर से तुम हंस रही हो। अरे कैसे समझाऊं मैं आपको? मैं हंस नहीं रही। अंशु, तुम इस घर से चली जाओ। माँ ने मुझे बताया जो भी तुमने शर्मा आंटी के घर किया, और किटी पार्टी में भी। नहीं जी, मैं ऐसे नहीं हूँ। तो अभी क्या हुआ था? क्यों हंस रही थी तुम? रुकिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। बताती हूँ आपको सब कुछ। अंशु डायरी में लिखकर दिवाकर को पढ़ने देती है। कुछ दिनों पहले मैंने गलती से हंसने वाली दवा पी ली थी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इसका असर कुछ दिन और रहेगा। अरे तो तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया अंशु? वो मैंने माँ जी को बताने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। अरे ठीक है, मगर वादा करो, जब तक दवाई का असर ठीक नहीं हो जाता तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी, और हंसूंगी तो बिल्कुल नहीं। लो, तुम तो फिर से हंस दी। रोज दफ्तर से अपने घर आते हैं। दिन भर काम और टेंशन से जूझकर घर आते ही अपनी भड़ास निकालते हैं अपने परिवार पर। बस आज काम जल्दी खत्म हो गया, अब आराम से जाकर मैच देखूंगा। निकल जाता हूँ इससे पहले कि बॉस की नजर में आ जाऊं। अमर, कल जो रिपोर्ट फाइल करनी है उसमें लास्ट मिनट चेंजेस आए हैं, आज जाने से पहले अपडेट कर देना। सर, आज जल्दी जाना ज़रूरी है, बेटे को स्कूल के ज़रूरी सामान खरीदने ले जाना है ना। अब जब तक तुम पहुंचोगे मार्केट तो बंद हो गया होगा। सर, इसलिए जल्दी जाना होगा। एक काम करो, कल जल्दी चले जाना।
अमर बेबस होकर बॉस का ऑर्डर मानकर फिर काम में लग जाते हैं। किसी तरह मन मार कर काम खत्म करते हैं और चिड़चिड़े मन से घर पहुंचते हैं। निशा, जल्दी से खाना लगा दो, इंडिया की बैटिंग खत्म होने वाली है। बॉस ने लेट करवा दिया। अरे इतनी देर से आए हो, थोड़ी देर बात तो कर लो। अरे सुनो, हटो यहाँ से, पापा को टीवी देखने दो। पता है ऑफिस में कितना काम रहता है, कितना काम करके आया हूँ मैं। तो मैं भी तो ट्यूशन जाकर आया हूँ। अब हाँ, जाओ जाके फिर होमवर्क कर लो, कल स्कूल भी जाना है ना। तो मैं उठ जाऊंगा, लेट नहीं करूंगा। अभी मेरा शो चल रहा है, मुझे देखना है। अरे समझ नहीं आ रही बात एक बार में, एक थप्पड़ दे के समझाओ क्या। रिमोट दे और सोने जा। सोनू रोते हुए मम्मी के पास जाता है और अपने पापा की शिकायत करता है। निशा उसे पुचकार के एक और बेडरूम में ले जाकर सुला देती है। मैं डांटती हूँ पापा को, तू सो जा अभी, ठीक है बेटा। नेहा खाने की थाली लेकर अमर के पास पहुंचती है और मेज पर रख देती है। अमर टीवी में डूबा हुआ है और बिना देखे ही खाने लग जाता है। निशा सामने बैठे उसे घूरे रहती है। कुछ देर में अमर ये समझता है और उसे देखने लगता है और इशारे में पूछता है कि क्या बात है। ये कोई तरीका है सोनू पे चिल्लाने का? अभी रुको, इनिंग खत्म होने दो। अमर खाने लग जाता है और मैच देखता है। आखिरी बॉल होने के बाद वो निशा की तरफ देखता है। अरे निशा, पानी दे दो जरा। निशा थाली के बाजू में रखे ग्लास पर इशारा करती है। अमर उठा के पानी पीता है। अब बोलो। बच्चा है सोनू, एक बार तो मिलते हो दिन भर में रात को, और फिर वो अपने पापा की डांट सुन के सो जाए। अरे बच्चा है तो बात सुननी चाहिए ना उसे मेरी। जवाब दे रहा था। अरे दिन भर के बाद आया हूँ, इतना काम किया, बॉस के नखरे झेले, और घर आओ तो बेटा बहस करे। और सारी भड़ास घर आकर घर वालों पर निकालो। अरे तुम क्या बोल रही हो मुझसे ऐसे? तुम भी तो सारा दिन साथ रहती हो, डांटती भी तो हो उसे। बता रहा था वो मुझसे, अभी कुछ दिन पहले ही डांटा था ना तुमने। हाँ, मुझे अभी सोने के पहले बता रहा था। देखो अभी झगड़ा मत करो, मुझे आराम करना है, टीवी देखने दो। अरे तो उसको भी तो दिन भर पढ़ाई के बाद देखना होता है ना टीवी, आराम करने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, छोटा है अभी, आदत बिगड़ जाएगी। और तुम उसकी वकालत करना ना बंद कर दो। चलो अभी सेकंड इनिंग्स चालू होने वाली है, गुड नाइट। अमर फिर से टीवी देखने लगता है और निशा उसे। कुछ सेकंड्स में वो उठ के जाने लगती है। दरवाजे तक पहुंची होती है कि अमर कहता है, अरे सुनो तो, चाय बना देना 1 कप। नहीं। निशा दरवाजा पीट के चली जाती है और अमर देखता रह जाता है। अगली सुबह निशा किचन में सोनू का टिफिन पैक करके उसे देती है। सोनू नाश्ता कर रहा है। अमर पीछे से तैयार होकर आता है और खाली चाय का कप टेबल पर रखता है। अमर, उसे वहां मत रखो, अभी साफ की है, दाग लग जाएंगे। अरे क्या हुआ है तुमको, रोज तो यहीं रखते हैं। पर आज से नहीं रखना है, चलो उठा के सिंक पे रखो। अमर उसे उठा के सिंक में रखने जाता है, तभी निशा कहती है, अरे अरे धो के। सोनू हंस देता है। अमर उन दोनों को देखता है और कप धो के वहां से चला जाता है। निशा सोनू को देखती है और आंख मार देती है। चलो अब हंसना बंद, स्कूल जाओ और ध्यान देना, सब पूछूंगी दिन में। सोनू मुंह बना लेता है। सब अपना दिन बिताकर रात में फिर एक साथ आते हैं। आज अमर घर जल्दी पहुंच गया है और टीवी के सामने पसार के बैठ जाता है। पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। खिलखिलाते हुए सोनू अंदर आता है, सीधे टीवी रूम के अंदर, और अमर को बैठा देख चौंक जाता है। पीछे से कमरे में निशा भी आती है। सोनू, हाथ पैर धो के कपड़े बदल लो, चलो जाओ। सोनू कमरे से बाहर चला जाता है। अरे निशा, जरा 1 कप चाय। क्या हर वक्त चाय? नहीं है दूध घर में। अरे दूसरी बार ही तो मांग रहा हूँ ना। दूध वाले को बोला था दूध एक्स्ट्रा 1 लीटर लेकर आना, वो 1 लीटर कम लेकर आया। आज तुमको चाय नहीं मिलेगी, खीर बना दी है पूरे दूध की। अरे दूध वाले की गलती के लिए मुझ पर क्यों चिढ़ रही हो? मैंने क्या किया? तुम भी तो यही करते हो ना। ऑफिस में किसी की गलती हो तो घर आके चीखते हो। चाय पीनी है तो दूध लाना पड़ेगा नीचे से। अरे पर तुम नीचे से ही आई ना। मैं भूल गई, तुम भी तो नीचे से आए। निशा कमरे से बाहर जाती है और सोनू अंदर आता है। वो अमर को देखता है, फिर कुछ बोलता नहीं है। अरे क्या हुआ सोनू? मेरा टीवी देखने का टाइम है अभी। आज रात को देख लेना। देखो आप ना परेशान मत करो,
आज ऐसे ही टीचर से डांट सुन ली है, अब आपकी नहीं सुनने वाला। अच्छा, क्यों डांटा टीचर ने? क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था। आपने सामान ला के नहीं दिया और आपकी वजह से सब हंसने लगे मेरे पे। अब आप जाओ। सोनू टेबल पे रखा रिमोट उठाता है और चैनल बदल के बैठ जाता है। अरे, ये क्या तरीका है बात करने का? तो आपसे ही तो सीखा है, बाहर का गुस्सा घर पे निकाल दो। अमर उठ के दूध लेने चला जाता है। कुछ देर में लौट के वो चुपके से निशा और सोनू को टीवी देखते हुए देखता है और किचन में चला जाता है। 3 कप चाय बनाकर वो टीवी कमरे में पहुंचता है। आज मेरे हाथ की चाय पी लो। इस बदले बर्ताव को देख के निशा और सोनू चौंक जाते हैं। अपना कप उठाकर चाय पीने लगता है। अमर एक बैग निकाल के सोनू की तरफ बढ़ाता है। इसमें क्या है? प्रोजेक्ट का सामान और गिफ्ट। लगता है पापा दूध लेने गए और गुस्सा छोड़ के आ गए। कैसी है सोनू के पापा के हाथ की चाय? स्वीट स्वीट, बिल्कुल मम्मी की तरह। और पापा की तरह नहीं? पापा की तरह कड़क है। सॉरी बेटा, अब समझ गया कि ऑफिस में कुछ भी हो उसे ऑफिस तक ही रखूंगा, प्रॉमिस। निशा और सोनू को गले लगा लेता है और उस दिन के बाद कभी घर की चिंता दफ्तर में नहीं गई और ना दफ्तर का टेंशन। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।